Hello guys, welcome to Law Putra YouTube channel. Today we discuss about the AOR exam. AOR एग्ज़ाम जो सुप्रीम कोर्ट में आप अगर एडवोकेट या प्लीड करना चाहते हैं सुप्रीम कोर्ट में तो आपको AOR एग्ज़ाम क्लियर करना होता है। AOR का फुल फॉर्म देखें तो एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड किसमें? सुप्रीम कोर्ट में। AOR एग्ज़ाम अगर है रिलेटेड तो वो ओनली सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। आप अगर किसी दूसरे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं या किसी दूसरे लोअर कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपको AOR एग्ज़ाम देने की आवश्यकता या नीड नहीं है। आपको AOR अगर आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप सुप्रीम कोर्ट में प्लीड करना चाहते हैं तो AOR एग्ज़ाम आपको देना पड़ेगा, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम। अब हम डिस्कस करते हैं थोरोली अबाउट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एग्ज़ाम। चैप्टर 14 ऑफ SC रूल, सुप्रीम कोर्ट रूल 2013 में ये दे रखा है कि AOR इन कोर्ट मैटर प्लीड, AOR है, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड है, वो सुप्रीम कोर्ट के कोर्ट मैटर में प्लीड कर सकता है, ओनली AOR। इसके अलावा अगर इसमें एक एक्सेप्शन भी है, ऑल्सो अदर एडवोकेट कैन ऑल्सो प्लीड। अदर एडवोकेट कब प्लीड करेगा? विद परमिशन ऑफ कोर्ट। अगर परमिशन की कोर्ट होगी तो वो दूसरा एडवोकेट है जो AOR एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर रखा है फिर भी वो प्लीड कर सकता है विद द परमिशन ऑफ कोर्ट। नाउ गो थ्रू अवर सेकंड पॉइंट, रूल एंड ड्यूटी ऑफ एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड सुप्रीम कोर्ट। ओनली फॉर फाइल वकालतनामा इन SC। अगर वकालतनामा पर सिग्नेचर होता है एडवोकेट का, आपको पता हो तो वकालतनामा पर एडवोकेट का सिग्नेचर होता है और वही वकालतनामा कोर्ट में पेश होता है कि कौन सा एडवोकेट है किस केस में प्लीड कर रहा है, तो AOR ही प्लीड कर सकता है, वकालतनामा SC में दे सकता है। सिग्नेचर वकालतनामा में AOR करेंगे। अब हम बात करें नो एडवोकेट अदर देन AOR प्लीड अनलेस फॉर इंस्ट्रक्ट। अगर एडवोकेट जो दूसरे एडवोकेट हैं वो तभी प्लीड कर सकते हैं अगर AOR ने इंस्ट्रक्ट किया है आपको प्लीड करने के लिए, तभी आप प्लीड कर सकते हैं, अदरवाइज आप प्लीड नहीं कर सकते। ओनली इंस्ट्रक्शन ऑफ AOR, अगर AOR आपको इंस्ट्रक्ट करते हैं तभी आप प्लीड कर सकते हैं। नाउ वी गो टू थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशन। क्या क्या क्वालिफिकेशन रहेगी AOR एग्ज़ाम अगर आपको देना है तो क्या क्या क्वालिफिकेशन नीड रहेगी, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी। सो फर्स्ट पॉइंट, इनरोल विद एनी स्टेट बार काउंसिल। ये आपको पता है AIB एग्ज़ाम भी देते हैं तो आपको स्टेट बार काउंसिल में तो आपको इनरोल होना ज़रूरी है, फिर तो आप एडवोकेट भी आपको नहीं कहेंगे, आपको ओनली लॉयर कहेंगे। अब स्टेट बार काउंसिल में अगर आप पहले से इनरोल हैं तो फिर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं AOR। शुड नॉट बी डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट। देखिए सीनियर एडवोकेट भी होते हैं, रेस्पेक्टेड एडवोकेट होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में हो गए, या मतलब डेजिग्नेटेड नहीं है, सीनियर एडवोकेट में कैटेगरी में नहीं आते हैं, वो आप नहीं आना चाहिए। अगर आप सीनियर एडवोकेट की कैटेगरी में आते हैं तो आप AOR एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल नहीं है। कंप्लीट 4 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस। आपको प्रैक्टिस, जैसे आप जुडिशरी, कोई जुडिशरी एग्ज़ाम होते हैं जैसे RJS हो गया, इसमें प्रैक्टिस की नीड नहीं होती, और बहुत सारे जुडिशरी एग्ज़ाम हैं जिसमें प्रैक्टिस की नीड नहीं है, पर ये वाला एग्ज़ाम है AOR एग्ज़ाम है, इसमें 4 ईयर की प्रैक्टिस ज़रूरी है और 1 ईयर AOR के अंडर आपको प्रैक्टिस करनी होगी। आपको बताना होगा कि मैं 1 ईयर अंडर AOR के प्रैक्टिस की है, मैंने अंडर उनके काम किया है या काम सीखा है। अब ये कंप्लीट 4 ईयर ऑफ लीगल प्रैक्टिस होनी चाहिए। लीगल प्रैक्टिस कैसे भी हो सकती है, पर उसके अंदर 1 ईयर AOR की प्रैक्टिस आपको इंक्लूड करना नेसेसरी। नाउ वी गो टू AOR एग्ज़ाम कब कंडक्टेड होगा, किस मंथ में कंडक्टेड होगा, ये हम डिस्कस करेंगे। AOR एग्ज़ाम होगा मई और जून, आप अप्रोक्स कह सकते हैं कि मई एंड जून के बीच में ये अप्रोक्स ये एग्ज़ाम कंडक्टेड होता है। ये होगा, हर ईयर होता है एग्ज़ाम कंडक्टेड मई एंड जून। फोकस ऑन इम्प्रूविंग और ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल। देखिए जैसे हर एग्ज़ाम का अलग अलग पॉइंट्स होते हैं, अलग अलग क्राइटेरिया होते हैं कि किस में आपको ज़्यादा फोकस करना होता है, किस बिहाफ में क्वेश्चन ज़्यादा निकलते हैं। हर एग्ज़ाम की एक स्ट्रेटजी होती है, तो इसमें ये स्ट्रेटजी रहेगी, आपको ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल में आपकी मास्टरी होनी चाहिए। अगर आप AOR एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, देखिए लॉ तो सभी करेंगे, लॉ सब पढ़ेंगे, पर अगर आप ड्राफ्टिंग और राइटिंग स्किल में आप अगर टॉप हैं तो फिर आपके लिए ये आसान होगा AOR एग्ज़ाम क्लियर करना। तो इस पर आप ज़्यादा फोकस करें, ड्राफ्टिंग एंड राइटिंग स्किल्स पर।
देखिए प्रीवियस अभी जो एग्ज़ाम हुआ था AR एग्ज़ाम जिसका भी रिजल्ट आया उसमें 90% जो अटेंडेंस 90% जो जिन्होंने फॉर्म फिल किया था उनमें से 19% का AR एग्ज़ाम में हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि वो बिहार पर है कि कितने बच्चे एलिजिबल होते हैं, कितने बच्चे क्रैक करते हैं, उस हिसाब से देखा जाएगा। तो 90% लोगों ने क्लियर किया एग्ज़ाम। अप्रोक्स होता है, ये कोई फिक्स नहीं है कि 20% हर बारी, कभी 19 कभी 15 ये होता रहता है। तो अभी जो हमें प्रीवियस रिजल्ट है उसका हमने बताया 19% क्लियर एग्ज़ाम किया लोगों ने। अब इसका एग्ज़ाम कितने दिन तक होगा? 4 डेज तक इसका एग्ज़ाम होगा। इसके 4 एग्ज़ाम होंगे अलग अलग, 3 आवर ईच। 4 दिन डेली आपके एग्ज़ाम होंगे। एक दिन में 3 आवर का एग्ज़ाम होगा और इसमें 4 एग्ज़ाम होंगे, 4 कैटेगरी वाइज एग्ज़ाम होंगे। वो हम कैटेगरी डिस्कस करते हैं कौन कौन से एग्ज़ाम होंगे। देखिए आपको 50% मार्क्स इस सब्जेक्ट में लाना ज़रूरी है। अगर आपकी जैसे कोई ड्राफ्टिंग का सब्जेक्ट होगा तो उसमें आपके 100 में से 50 मार्क्स तो आपके आने ही आने चाहिए। ये तो तब ये होने के बाद ही आप आगे जा सकते हैं। तो अगर आपके किसी भी एक सब्जेक्ट में 50 से नीचे आ गए तो फिर वो आपका जो रिज़ल्ट है पास होने का वो शायद ना आए, शायद क्या वो आएगा ही नहीं। और 60% एग्रीगेट होना ज़रूरी है। एग्रीगेट मतलब आपके सभी चारों सब्जेक्ट को मिला के जो परसेंटेज निकल रहा है वो 60% मस्ट होना ज़रूरी है। और इसके अलावा 50% इस सब्जेक्ट में आपको इंडिविजुअल पास होना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि मैं 60% एक सब्जेक्ट में आ गया, दूसरे में 40 आ गया तो पास हो गया, ऐसा नहीं है। 50% से अबव चाहिए चारों सब्जेक्ट में, तब जाके आप एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करें 4 एग्ज़ाम, जो 4 एग्ज़ाम की हमें डिस्कस की, वो 4 एग्ज़ाम कौन से हैं? वो 4 पहला एग्ज़ाम है प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर इन सुप्रीम कोर्ट। देखिए आपने प्रैक्टिस की होगी तो वो प्रैक्टिस करने के बाद आपको ये तो होगा ही कि प्रोसीजर सुप्रीम कोर्ट में आपने प्रैक्टिस की है तो आपको थोड़ा बहुत तो नॉलेज होना चाहिए कि किसका एग्ज़ाम हो रहा है, किसका प्रोसीजर है, क्या प्रैक्टिस कैसे प्रोसीजर चलता है सुप्रीम कोर्ट में। जैसे कोई फाइल गई उसकी कब वो लेके कब वो रीडर जो बैठा होता है उसकी कब तक ये फाइल जाती है, या कैसे पेशी होती है, कैसे 2 एडवोकेट प्लीड करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये सब आपको पता होना चाहिए। सेकेंड है ड्राफ्टिंग एडवोकेसी जैसे हमने डिस्कस किया, ये इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम बोल सकते हैं। इसी पर यही एग्ज़ाम है जो डिसाइड करता है कि कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा। मतलब इसका थोड़ा देखिए इसका इफेक्ट पड़ता है, ड्राफ्टिंग एंड एडवोकेसी का इफेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। जो आपका चेकर होगा वो भी आपके ऐसे चेकर। अब थर्ड बात करें प्रोफेशनल इथिक्स जब सभी जानते हैं एडवोकेसी प्रोफेशनल इथिक्स होने चाहिए। मतलब आप क्लाइंट के प्रति प्रोफेशनल सब्जेक्ट, ये प्रोफेशनल इथिक्स बहुत लॉ कॉलेजेस में सब्जेक्ट भी होता है, तो वो ज़्यादा इशू नहीं होगा इस सब्जेक्ट में आपको पढ़ने का। तो प्रोफेशनल इथिक्स एक आपको होना चाहिए। ये प्रोफेशनल इथिक्स एडवोकेसी एक्ट में भी दे रखा है, तो आपको प्रोफेशनलाइज ये आप देख सकते हैं इसमें थर्ड सब्जेक्ट में। अब फोर्थ में लीडिंग केसेस तो आपको पता होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट के क्या क्या लीडिंग केसेस है, क्या क्या केसेस जो सुप्रीम कोर्ट में, जैसे केशवानंद भारती गोलकनाथ केस हो गए, तो ऐसे केसेस आपको रीड होनी चाहिए। मतलब लीडिंग केसेस आप पर पकड़ होनी चाहिए आपकी, अगर आप AR एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं। तो ये था हमारा पूरा डिस्कशन AR एग्ज़ाम का। सुप्रीम कोर्ट में अगर आप चाहते हैं कि मैं भी सुप्रीम कोर्ट का एडवोकेट कहलाऊँ तो आप AR एग्ज़ाम देना आपको मस्ट है। आप वैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं, पर अगर आपको प्लीड करना है, अगर आपको किसी पार्टी के थ्रू जाना है तो फिर आप AR एग्ज़ाम दो और आप एलिजिबल हो जाने के लिए। और अदरवाइज अगर आपको कोई AR इंस्ट्रक्ट करता है तो भी आप दे सकते हैं, तो भी आप प्लीड कर सकते हैं। ये था हमारा होल डिस्कशन। अगर आपको कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं और हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप पर। थैंक्स फॉर वॉचिंग लॉ पत्रा यूट्यूब।